हम लोग परासरण दाब के नियम पढ़ रहे थे और परासरण दाब के नियम मैंने बताया वो कौन दिया था, वांट हाफ ने। किसने दिया था? वांट हाफ ने। और हमने पूरा विस्तार से अगले लेक्चर में समझा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के कितने नियम होते हैं। ठीक, तो परासरण दाब के टोटल 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम। तो नीचे लिख लो, परासरण दाब के 3 नियम होते हैं। परासरण दाब के 3 नियम। 3 नियम, परासरण दाब के 3 नियम होते हैं। ठीक, ये देखो, तो परासरण दाब कितने नियम होते हैं? 3 नियम। वांट हाफ के नियम पर भी ये नियम सब बनाए गए हैं। पहला नियम होता है, ठीक, बायल वांट हाफ नियम। बायल्स वांट हाफ ला। अब किसी का आवाज नहीं निकलना चाहिए, सब लोग शांत रहो। अब समझो, पहले लिखो मत। बायल वांट हाफ नियम, दूसरा होता है चार्ल्स वांट हाफ नियम, तीसरा होता है आवोगाद्रो वांट हाफ नियम। 3 नियम होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है? बायल वांट हाफ नियम। तो बायल वांट हाफ नियम क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। बायल का नियम, स्थिर ताप पर किसी भी गैस पर लगने वाला बल, उसके आयतन क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोग बायल के नियम में पढ़े थे। ठीक, लेकिन यहां पर जो बायल चार्ल्स आवोगाद्रो का नियम है वह गैसीय अणुओं पर काम करता है, लेकिन जो वांट हाफ का नियम है यह किस पर प्रयोग किया गया था? किसी विलयन पर। किस पर भी? ठीक है जी, किसी विलयन पर। तो हम लोग यहां लिखेंगे, लिखो हमारे साथ। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, उसके परासरण दाब के समानुपाती होता है। एकदम सिंपल नियम है, सब समझ में आएगा। ठीक, तो बायल वांट हाफ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन की सांद्रता उसके परासरण दाब क्या होती है? समानुपाती होती है। इसी चीज को और सारे बुकों में ठीक अलग तरीके लिखा गया है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। इसी चीज को हम एक तरीके और लिख सकते हैं, अथवा क्या लिखेंगे? लिखो हमारे साथ। इस नियम के अनुसार, हाँ, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन की सांद्रता, ठीक, उसके आयतन के, सब समझ में आएगा भाई, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन की सांद्रता क्या होती है? उसके आयतन क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां थोड़ा समझो मैटर क्या है, मतलब क्या है।
देखो, जो बायल का नियम था, क्या, जो बायल का नियम था, बायल बायल का नियम, ठीक, वह था स्थिर टेम्परेचर पर, यानी ताप को स्थिर रखा जाए। अगर ताप को स्थिर रखा जाएगा तो जब काम करने वाला दाब था वो आयतन क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। ये था बायल का नियम। यानी किसी भी गैसीय पात्र का आयतन घटाओगे दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ाओगे दाब क्या हो जाएगा, बढ़ घट जाएगा ना। अब याद देखो, जैसे मान लो इसी क्लास में ही अगर लड़के कम रहेंगे दाब क्या रहेगा, अगर लड़के कम रहेंगे तो क्या है, लड़के कम है यानी आयतन क्या है। हमारा कहने मतलब क्या है, अगर आयतन बहुत कम रहेगा तो दबाव क्या होगा। अगर मैं कम आयतन में लड़के ज्यादा बैठा दूंगा तो उसके बीच में दबाव क्या रहेगा जी, ज्यादा रहेगा। और मान लो रूम बहुत बड़ा हाल हो और लड़के उतनी संख्या में हो, अब बताओ दबाव उतना ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। तो वही मतलब यहां पर है। और यहां समझो, तो यहां पर जो बायल ने नियम दिया था, बहुत ध्यान से एक चीज समझना, बायल ने जो नियम दिया था वो दिए थे, ये महाराज दिए थे गैसों के लिए, गैसों के लिए, गैसों के लिए। लेकिन जो वांट हाफ साहब प्रयोग किए थे वह किसके लिए प्रयोग किए थे, विलयन के लिए। तो उन्होंने दो चीज कहा, एक सांद्रता परासरण दाब के समानुपाती, पुनः सांद्रता ही आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। चलो हम मान लेते हैं, मान लिया, माना माना किसी माना किसी विलयन का, माना किसी विलयन का परासरण दाब पाई तथा सांद्रता सी हो तो परासरण दाब को हम लोग दिखाते हैं पाई से। किसे दिखाते हैं, पाई से। वहां पर हम लोग गैसों के लिए जो दाब था किसे दिखाए थे, पी से। यहां पर विलयन के लिए किसे दिखाएंगे दाब को, पाई से। अब देखो, तो यहां पर क्या बोला गया, जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब जो होता है वह सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखो, परासरण दाब हम लोग दिखा के रहे हैं पाई से, सांद्रता क्या है, सी। सांद्रता क्या माना हूं, सी। अब यहां थोड़ा समझो, सी आ गई। और हम लोग जानते हैं जो सी होता है, सी यानी कंसंट्रेशन, वह होता है N/B के बराबर। यानी 1 ग्राम में विलेय के कितने अणु हैं, विलेय के अणु 1 ग्राम में विलेय के अणु, उसी को हम लोग कहते हैं सांद्रता, विलेय के अणु। तो 1 ग्राम में अणुओं की संख्या हम लोग कहते क्या है, सांद्रता। और सी बराबर होता है N/B। N है मोलों की संख्या और B है विलयन का आयतन। ठीक, अब बताओ, तो इसके स्थान मान लो हम सी का मान रखूंगा तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा पाई प्रोपोर्शनल N/V। और हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शन हटाने के हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा, एक कांस्टेंट। तो मान लो हम लोग लगा दिया यहाँ पर के, तो के N/V। इस बी को तुम इधर चले आओ, इस बी को तुम इधर लेकर आओ तो हो जाएगा पाई V बराबर के का मान, N का मान मान लो 1 मोल है, 1 मोल है, N का मान हो जाएगा 1। बताओ, तो पाई V और क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा पाई V बराबर के आ जाएगा। यही है पहला नियम किसका, बायल वांट हाफ का नियम। किसी कोई प्रॉब्लम, तुम लोग वहां पढ़े थे, बायल के नियम में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पीबी बराबर के, क्या पढ़े थे, इसको जो हम लोग हल करते हैं तो आता है पीबी बराबर के आया था। यहां पर क्या है, बस पी के स्थान क्या गया है, पाई, पाई बी बराबर के। गैसों के लिए हम लोग यूज करते हैं पी, पिया नहीं पी। और परासरण दाब के लिए क्या यूज करेंगे, पाई। तो अब तुम्हारे माइंड में दो चीज, हमने क्या बोला था, विलयन की सांद्रता उसके परासरण दाब के समानुपाती, यानी परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती यहां हुआ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वही परासरण दाब ही, जब इस N को हटा दोगे तो वही परासरण दाब ही आयतन के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमा जी।
यहां पर सांद्रता के समानुपाती, चाहे कौन कौन अनुपाती, और बताओ आयतन क्या हुआ, व्युत्क्रमण अनुपाती। कोई दिक्कत, दोनों बात वही है। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारो फटाक से। देखो इधर, बायल वांट हाफ के नियम का मतलब क्या, देखो इधर क्या कर रहे हैं यहां पर, परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है। सांद्रता मतलब क्या है, मान लो एक कोई पात्र है, बोलो मान, एक कोई पात्र है, इस पात्र में भरा है कोई विलयन, क्या भरा है, बायल ले लिया गैस के संबंध में, ये दिए विलयन के संबंध में। अब बताओ, चलो ये है विलयन, क्या है विलयन, इस पात्र में मैंने क्या भरा है, कोई विलयन भरा है। अब बताओ, जब इस पात्र में कोई विलयन भरा है, एक पात्र है और एक पात्र है मान लीजिए, शांत रहो, बोलो मत। यह देखो, एक पात्र क्या है, ए है, इस पात्र में भरा है पानी, क्या भरा है पानी, इस पात्र में भरा है शहद, क्या भरा है शहद, ठीक, शांत रहो, इस पात्र में भरा है पानी, इस पात्र में क्या भरा है शहद। अब देखो बताओ, किस विलयन की सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता ज्यादा, इसकी सांद्रता क्या है, तो वही चीज बायल जी कर रहे हैं, जिस विलयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगी, उसके पात्र की दीवारों पर दाब क्या उतना ही ज्यादा लगेगा। यानी इन दोनों पात्रों में मान लो प्रेशर है, यहां पर P2 काम कर रहा है, यहां पर P1, तो किसका मान ज्यादा होगा, यानी P2 का मान ज्यादा, किससे, रीजन क्या है, क्योंकि जो शहद होता है उसका डेंसिटी पानी से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी इसमें कम स्थान में ज्यादा अणु होंगे, इसमें क्यों कम स्थान में कम अणु होंगे, यानी शहद की सांद्रता ज्यादा है, पानी की सांद्रता क्या है, कम है। यानी अगर सांद्रता बढ़ाओगे, बताओ तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात यहां पर कौन बोले, वांट हाफ साहब। अगला क्या है, आयतन, आयतन घट गया मान लो, अरे आयतन घट जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा जी, अगर आयतन घटा दिए, अभी मैंने मान लो इसमें मैंने भरा था, मान लो 1 किलोग्राम शहद भरा था, अब उसी 1 किलोग्राम शहद को, उसी 1 किलोग्राम, मान लो जो पात्र का मेजरमेंट था हुआ था मान लीजिए 500 ग्राम, इसमें 500 ग्राम मान लो 1 किलोग्राम था, कितना था 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम था, इसमें मैंने कितना शहद भरा 1 किलोग्राम। यहां तो आराम से आ गया, मान लो इसी पात्र का जो माप होता वह 500 ग्राम होता, अब आयतन घटा दिए ना, तो आयतन घटा दोगे तो उतनी ही मात्रा है, 7 मात्रा घटी नहीं है, बताओ उतनी ही मात्रा जब तुम इसमें भरोगे, बताओ दाब बढ़े नहीं बढ़ेगा, तुमने आयतन घटा दिया लेकिन शहद उतना ही है, बताओ तो अब इसकी दीवारों पर दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लास में बैठने वाले लड़के सिर्फ बैठ सकते हैं 60, लेकिन हमने बैठा दिए 90 मिला को, अब बताओ दाब बढ़े नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिक दाब बढ़ जाएगा। तो वही चीज यहां पर है, पहले पात्र में भरा जा रहा था 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में मैं भर रहा था 1 किलोग्राम शहद, लेकिन अब मैंने क्या किया 500 ग्राम में मैंने कितना भर दिया 1 किलोग्राम शहद, यानी आयतन घटा दिया, आयतन घट गया, दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों बात सही है, यानी अणु की बढ़ेगी, अणु की संख्या बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी, उनकी डेंसिटी बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, और आयतन घटेगा तभी दाब क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों कंडीशन में दाब बढ़ेगा। ये था बायल वांट हाफ का नियम। चलो दूसरा नियम है, हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स वांट हाफ नियम, ठीक, वांट हाफ ला, बोलो मत। अब चार्ल्स वांट हाफ का नियम क्या था, पर हम लिख लेते हैं, सिर्फ लिखो साथ में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब,
स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन, लिखना सही रहेगा, किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। अब यहां समझो थोड़ा ध्यान से, स्थिर आयतन तो जो होगा दाब होगा वो ताप के समानुपाती होगा। चलो अब सब लोग देखो, जहां न समझ बोलो वहां पर, ठीक। किसी को शर्माना नहीं, अगर नहीं समझना है फटाक बोलो वहां पर। हमने बोला ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा पढ़ना, जो पढ़ना क्या होना चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो तो चार्ल्स ने कहा था, चार्ल्स ने, पहले हम बात करते थे चार्ल्स साहब के बारे में, ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। चार्ल्स ने जो नियम दिया था वह किसके संबंध में दिए थे? गैसों के संबंध में। चलो ध्यान समझना, चार्ल्स ने जो नियम दिया गैसों के संबंध में, क्या नियम दिए? इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस का जो परासरण दाब होगा उसके टेम्परेचर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा। ये बताओ, जब तुम लोग कुकर में पानी दाल रखते हो तो दाब उस समय दाब कम होता है उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर नीचे से स्टोव क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब बताओ क्या होता है? कुकर के अंदर की दीवारों पर दबाव क्या होता है जी? यानी अगर तुम ताप बढ़ाओगे दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ताप घटेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। बात समझो ना, ठीक। चलो, यानी अगर हम किसी गैस का ताप बढ़ाते हैं दाब क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक। तुम लोग केयर किए होगे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखते होगे, गर्मियों तुम लोग सुनते भी होगे, साला ठंडियों में साइकिल वैसे तुम नहीं खड़ी करोगे, नहीं लगेगा, लेकिन तुम गर्मियों में साइकिल वैसे छोड़ खड़ी कर दो, रख दो, गर्मियों में हवा भर जाता, गर्मी आ रहा है ना, ज्यादा साइकिल में हवा भर के छोड़ दो, ठीक। ऑटोमेटिक उसको गर्मी धूप में खड़ा कर दो, सर्वा ऑटोमेटिक टर्बो कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा। क्यों? रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से अंदर टायर के अंदर दबाव क्या होता है? बढ़ जाता है, और टायर क्या होता है? इस सर्वा कैसे अपने आप ही फट गया रे? होता कभी कभार, साइकिल खड़ी है दब गई अपने आप में, जादू हो रहा है, तो जादू नहीं होता है, ये चार्ल्स का जादू होता है। अब यहां देखो, बोलो मत, समझो, पहले एक एक चीज समझने का प्रयास करो। देखो जब अब चार्ल्स वान हाफ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता का मतलब ही है वैल्यूम, यानी वैल्यूम को स्थिर रखा जाए, यानी आयतन को स्थिर रखा जाए। किसी तनु विलयन का जो परासरण दाब होगा, परम ताप क्या होगा? अब देखो, मान लिया मैंने, माना किसी का आवाज निकलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, माना किसी विलयन का परासरण दाब, माना किसी विलयन का परासरण दाब पाई तथा परम ताप, हमको कोई बताएगा परम ताप क्या होता है? जो बता देगा उसको 50 रुपए इनाम मिलेगा। परम ताप T हो तो कोई बताएगा? परम ताप किसे कहते हैं? ठीक, जिस टेम्परेचर पर, देखो बड़े हम बात करते तुमको परम ताप का, आज तक इस धरती पर अधिकतम ताप के बारे में कोई गणना नहीं कर पाया है कि अधिकतम टेम्परेचर कितना होगा, कोई नहीं कैलकुलेट कर पाया है, लेकिन न्यूनतम ताप के बारे में गणना की जा चुकी है। और वह न्यूनतम ताप होता है, वहां ध्यान देना, जो न्यूनतम ताप का मान होता है, बहुत ध्यान से समझना, अधिकतम ताप की गणना आज तक कोई नहीं कर पाया है। बताओ, सूर्य के अंदर के कोर का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, और बाहर जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा भी तो सकता है।
हाँ, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, क्या जी, करोड़। सोचो, तो हम अधिकतम ताप की कैलकुलेशन नहीं कर पाए, लेकिन न्यूनतम ताप को कैलकुलेशन कर चुके हैं। वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी इसके नीचे और गैस का ताप होता नहीं है। इसके बाद यानी वह ताप जिस पर किसी गैस के अणु का आयतन शून्य हो जाए, यानी बैलून शून्य हो जाए, उसी ताप हम लोग कहते क्या है, परम ताप। क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। यानी इस आयतन पर जो गैस का क्या होगा, इस टेम्परेचर पर जो गैस का आयतन जो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसी ताप हम लोग क्या बोलेंगे, परम ताप बोलते हैं। वह ताप कितना होता है, ऐसे बोल दो -273.15 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग कहते क्या है, परम। अब आगे देखो, तो क्या बोले 401 ताप सा कि जो परासरण दबवा होगा, परासरण दाब, ठीक, वह किसके समानुपाती होगा, परम ताप। अब बताओ, परासरण दाब हमने क्या माना है, पाई, परम ताप क्या माना है, टी। ठीक, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल, तो क्या देगा क्या, के नियतांक है, टी रहने चलाओ, तो क्या हो जाएगा, पाई अपान टी बराबर क्या हो गया, के। यही है 401 ताप का नियम। इसका मतलब क्या बताया थी ना, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर किसी विलयन में कुकरवा में पनिया नमकवा रखे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुकर के अंदर दीवारों पर दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, लगेगा ना, लगेगा। तो वही चीज यहां पर है। और टेम्परेचर घटा दोगे, दाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। मैंने बोला भी, इसलिए गर्मियों में टायरों में हम लोग हवा थोड़ा सा कम भरते हैं, ठीक, और ठंडियों में कोई दिक्कत नहीं है, यही जन होता है, कोई दिक्कत किसी को। और यही जब हम लोग पढ़ते 4 का नियम, तो आता वहां पर क्या है, P बटे टी बराबर के, पढ़े हो ना, यानी P1 अपान T1 बराबर क्या आता है, P2 अपान T2, 11 सब पढ़ाया गया है, ठीक। ये होता है 401 ताप का नियम। उदाहरण फटाक से चलो आगे, नियम नंबर 3 लिखो, आओगाद्रो, या कहीं कहीं किताब में लिखा गया एवोगाद्रो, जो लिखो तुम्हारा मन के जो सही हो लिख लो, गाद्रो का नियम, ठीक। एबोज नहीं घबरा, 1 मिनट, आओगाद्रो वांट हाफ, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग, वांट हाफ का नियम, ठीक। एवोगैड्रोस वांट हाफ ला, ठीक। एवोगैड्रोस वांट हाफ ला, आओगाद्रो का नियम। देखो ध्यान से, आओगाद्रो का नियम क्या था, बहुत ही बढ़िया नियम दिए थे इन्होंने आओगाद्रो साहब, ठीक। पहले हम नियम लिखते हैं, लिखो हमारे साथ। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक, स्थिर आयतन व ताप पर किसी तनु विलयन के समान आयतन में, किसी तनु विलयन के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है। यह आवागाद्रो का नियम, ठीक। देखो, अब आवागाद्रो का नियम क्या था, आवागाद्रो साहब ने क्या बोला था, आयतन स्थिर रखा जाए, ताप स्थिर रखा जाए,
ये दोनों में स्थिर रखा जाए तो यानी यहां पर समान आयतन में अणु संख्या क्या होगी, समान होगी। यहां तुम दाब भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी चाहे दाब स्थिर रखो, ताप स्थिर रखो, तो क्या होगा जी, समान आयतन में अणु संख्या क्या होगी, समान होगी। अब यहां समझो मतलब क्या है। मान लो हमने मान लिया, माना विलयन का परासरण दाब, पाई तथा अणुओं की संख्या n हो तो क्या कहे भाई साहब, बी प्रोपोर्शनल n, यानी परासरण दाब जो होगा, परासरण दाब प्रोपोर्शनल अणुओं की संख्या, या इन्हीं के नियम को तुम ऐसे बोल सकते थे जैसे कैसे, देखो यार लिखो मत अभी। इस नियम के अनुसार किसी तनु विलयन में कार्य करने वाला परासरण दाब अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी विलयन में अणु ज्यादा होंगे, दाब क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर किसी विलयन में अणु क्या रहेंगे, कम रहेंगे, दाब क्या होगा, कम लगेगा। ऐसे भी बोल सकते थे, कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य। आगे देखो, यानी पाई प्रोपोर्शनल n, पाई हटाएंगे, n हटाएंगे ना, प्रोपोर्शन हटाएंगे, ठीक, तो क्या जाएगा k इंटू n, तो पाई बटे n बराबर हम लिख क्या सकते हैं k। थोड़ा यह देखो, रट्टा हम मार लेते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझ पाते, मतलब क्या होता है तो समझो। यहाँ पर तो समझाते तुमको, हम डीप में बनाते हैं, डीपली में। इधर नहीं आएगा, इधर हम समझाने प्रयास कर रहे हैं, बोलो मत, शांत। चलो देखो, जैसे हमने कहा कि एक मोल हमने कहा कि एक मोल H2O या बराबर होगा, ये बताओ H2O का अणुभार कितना होता है, 18। कितना होता है, 18। हमने क्या लिख लिया यहां पर, 18, यानी 18 ग्राम H2O में, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम H2O, देखो तो 18 ग्राम H2O में जो मोल होंगे, यानी जो अणु संख्या होगी वह 6.023 गुणे 10 घाते माइनस क्या 10 घाते 23 अणु होंगे, क्या होंगे, अणु होंगे। चलो देखो, कोई बात नहीं, तो इधर देखो, एक मोल H2O का मतलब है, चाहे मैं कहूं एक मोल H2O में कितने अणु होंगे, कितनी अणु की संख्या होगी, या मैं कहूं 18 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे, इतना होंगे। आगे देखो, बहुत ध्यान समझना, बहुत मैं तुमको लॉजिकल चीज बताने वाला हूं। हमने कहा कि एक मोल H2 में, एक मोल H2, तो एक मोल H2 हाइड्रोजन गैस। अब बताओ हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1, और कई मिला है, 2 मिला, यानी 2 ग्राम H2 में, 2 ग्राम H2 में जो अणुओं की संख्या होगी वह भी 6.023 गुणे 10 घाते 23 अणु होंगे। अभी तुमको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा, बस 5 मिनट रुके रहो, देखो आगे। उसी प्रकार से मैंने मान लो कह दिया कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का 12, 16 दूनी 32, 32 44, यानी 44 ग्राम CO2 में कितना अणु होंगे, इतना 6.023 गुणे 10 घाते 23। ये मैं तुमको बहुत बड़ी लॉजिकल चीज बताने वाला हूं, देखो ध्यान से। और बहुत ज्यादा कभी कभार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ भी लेता है कि एक मोल H2O में, एक मोल H2O है, एक मोल H2O का मतलब क्या होता है। कभी कभार लोग ये भी पूछ लेते हैं कि एक मोल H2O का मतलब क्या है, तो एक मोल H2O का मतलब कुछ नहीं है, यानी 18 ग्राम H2O के बारे में बात हो रही है। यानी मैंने 18 ग्राम अगर जल किसी पात्र में ले लिया, बहुत ध्यान समझना, बहुत लॉजिकल चीज, अगर मैं 18 ग्राम जल, 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम क्यों, बहुत 18 ग्राम, 18 ग्राम पानी मैंने किसी पात्र में ले लिया,
जान रहे हो उसमें कितना अणु होंगे? कितना होंगे? 6.023 गुणे 10 घाते 23 अणु होंगे। साला ये भी साइंटिस्ट काउंट कर दिए, गजब। ठीक, समझो तुम मतलब गिन नहीं सकते हो भैया। एक के पीछे कई जीरो? 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। भैया हम मैथमेटिक्स से काउंट नहीं कर पाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खराब, 10 करोड़, नील, 10 नील, पता पढ़ने ही नहीं आ रहा है। कितना अणु होंगे? मतलब अगर मैंने 18 ग्राम जल का लिया, तुम काउंट कर रहे हो, अगवा अभी और है 6.023 से गुणा भी करना है, यानी 18 ग्राम में जल में 18 ग्राम जल में कितना अणु होंगे? यानी मैं अगर अणुओं को धरती से जोड़ना शुरू कर दूं और हमको जाना हो सूर्य के पास, भगवान के पास, तो मैं वहां से अणुओं को जोड़ते जोड़ते कहां पहुंच जाऊंगा? सूर्य के पास। इतना अणु होंगे। सोच रहे हो? तुम्हारी कल्पना से आ परे है। ठीक, बोलो मत। मान लो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि बताओ 1 ग्राम H2O में कितने अणु होंगे? 1 ग्राम H2O में तो 18 ग्राम H2O में कई अणु? हटाना। तो 1 ग्राम में कितना जाएंगे? इसी में 18 से क्या करो, इसी में 18 से भाग दे दो, तुमको क्या मालूम हो जाएगा? 1 ग्राम H2O में कितना अणु होंगे। अब आगे देखो, 1 मोल H2O मतलब क्या है? यानी 2 ग्राम H2 में, 2 ग्राम H2 में कितना अणु होंगे? इतना अणु होंगे। क्यों? रीजन क्या है भैया? H2 और जल। अच्छा, तुम्हारे माइंड में कुछ उठ रहा होगा कि यहां पंडितों कह रहा है कि 2 ग्राम में इतना अणु और यहां पंडितों कह रहा है 18 ग्राम में इतना अणु, तो कैसे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये है, बताओ हमारे इस पृथ्वी पर सबसे हल्की गैस कौन सी है? एक हाइड्रोजन है, एक क्या है? हीलियम। बताओ अगर हाइड्रोजनवा हल्की है, इसका डेंसिटी कम होगा। जब डेंसिटी कम होगा तो कम आयतन में ज्यादा अणु रहे, कम अणु रहेंगे। कम, बहुत लॉजिकल चीज है। यानी अगर इसका डेंसिटी कम है तो कम आयतन में ज्यादा अणु रहेंगे। और पानी डेंसिटी क्या? पानी नहीं उड़ता है, उड़ता कौन है? ए। तो इसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो बताओ अगर डेंसिटी ज्यादा है तो अधिक आयतन में क्या रहेंगे? कम अणु रहेंगे। यहां पर क्या है? कम आयतन में ज्यादा अणु रहेंगे। ये बात थी। तो 2 ग्राम में 2 ग्राम H2O में इतने कण होंगे ना, उतने ही 18 ग्राम H2O में उतने कण होंगे। बात समझ में आई? आगे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे मैं कहूं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे? इतना। या मैं कहूं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अणु होंगे? इतना। और तुमसे मान लो कोई पूछ ले कि 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इतने में इससे क्या करो? भाग दे दो। अरे भैया 5 आम का दाम 25 रुपया, तो 1 आम का दाम का रुपया, चलो मैं 20 रुपये लिख रहा हूं। 5 आम का दाम 20 रुपया, 1 आम का दाम क्या रुपया? क्या रुपया जी? 20/5, 5 चौके आ गया ना। तो 44 ग्राम CO2 का दाम इतना है, मानो दाम है, तो 1 ग्राम CO2 दाम इतना हो जाएगा। आप बताओ समझ में आया? एकदम मैं समझाने का प्रयास किया, किसी कोई प्रॉब्लम आया ना समझ में? उतार लो जो तुमको अच्छी लिख रही हूं। चलो लिखो अगला सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज, वांट हाफ का समीकरण। इक्वेशन ऑफ वांट हाफ लॉ। वांट हाफ का समीकरण समझो यार, बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। देखो यार, पहले लिखते हैं क्या नियम था, तो हमारे साथ लिखो, बायल और
बायल पायल नहीं, पायल लिख लिए। हाँ, पैर पिटा के बाहर है। बायल और चार्ल्स, बायल और चार्ल्स वांट हाफ, नियम को प्रयोग करके बनी नई समीकरण को वांट हाफ का समीकरण कहते हैं। ठीक, तो बायल और चार्ल्स दोनों लोग के नियम को मिला देंगे, जो समीकरण मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, वांट हाफ का समीकरण। अब सब लोग इधर देखो 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट, बहुत ध्यान समझो। हम लोगों ने अभी पढ़ा, थोड़ा ऊपर लिखते तुमको दिखे, बायल वांट हाफ के नियमानुसार, बायल वांट हाफ के नियमानुसार, बायल वांट हाफ के नियमानुसार क्या बताया गया, परासरण दाब किसके समानुपाती, सांद्रता के। सही है ना, सही लिखा ना, सही लिखा। चार्ल्स वांट हाफ के नियम क्या बताया गया, चार्ल्स वांट हाफ के नियमानुसार क्या बताया गया जी, परासरण दाब किसके समानुपाती, परम ताप के है। जहां ना समझ में तो बोलना है। ठीक, समीकरण 1 और 2 को मिलाने से जो समीकरण बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो मिलाओगे समीकरण 1 तथा समीकरण से ए भी पाई प्रोपोर्शनल है, ए भी पाई प्रोपोर्शनल है, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल सी टी। सही है, कोई दिक्कत। और तुम लोग जानते हो, अभी मैं पीछे लिख कराया था, सी बराबर होता है एन अपान वी। एन है मोलों की संख्या, 1 ग्राम में मोलों की संख्या, वी क्या है, विलेय का आयतन। हाँ, विलेय लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेना, खाना चाहिए विलयन का आयतन है जी, विलयन, यह है विलयन का आयतन, विलयन। चलो देखो, इसके स्थान रखो तुम पाई प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, एन बाई वी इंटू, एकदम ध्यान से समझना, एन बाई बी इंटू टी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी प्रोपोर्शनल आता है उसको हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट जो दिए होते हैं उस नियम के बारे में, उन्हीं के बारे में यूज किया जाता है। हम लोग पढ़े थे न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, वहां पर हम लोग जी का यूज किए थे। कूलाम बल पढ़े हम लोग, वहां पर क्या यूज करे, क्या यूज किया, उसका मान 1/4 नॉट आया। तो हर जगह जो कांस्टेंट का मान होता है अलग अलग आता है। ठीक, वो लैब में काउंट किया था, इसका मान इतना फिक्स होगा। ठीक, उसी प्रकार से यहां पर विलयन के लिए जो यहां पर कांस्टेंट लगाया गया उसका नाम था यस, यानी यस इंटू एन अपान वी इंटू टी। रीजन क्या है, तुम लोग पढ़े हो जीवन में कभी आदर्श गैस समीकरण पढ़े हो, जान जाओगे, आदर्श गैस समीकरण क्या था, पीबी बराबर एन आर टी, तुमको याद रहना चाहिए, पीबी बराबर एन आर टी। देखो ध्यान से, पी था गैस का आयतन, वी था गैस का, ए था दाब, ए था आयतन,
ये मोलोक संख्या, ये तो क्या था, यही था नियतांक। इसको हम लोग बोले थे गैस नियतांक। इसका नाम क्या था वहां पर, इस बचवा का नाम था गैस नियतांक। क्या नाम था, यहां पर क्या था, ताप, परम ताप। अब यहां समझो, तो बचवा इस बी को इधर लेकर आओ, ट्रांसफर करो, बताओ क्या हो जाएगा, पाई वी बराबर एन को आगे लिखो एन यस टी। बताओ उसी तरीके दिख रहा है, टी के स्थान पे पाई वी एन, बस चेंज कौन है, आर और यस। अरवा है गैसवा नियतांकवा और यसवा है विलियम नियतांकवा। ये क्या है, हाँ, क्योंकि जब आदर्श गैस दिया गया, गैस के लिए दिया गया है, अरे किस लिए दिया गया, विलयन के लिए। ये होता है विलयन नियतांक। अब थोड़ा समझो यहां पर थोड़ा और डिटेल समझते हैं। आया क्या बोलो, आया पाई वी बराबर एन एस टी, सही है। कनवा ऐसे कर रहा है, उसको खुदिया रहा है, तो हमारी तरफ देखो, हाँ, नजरों से नजरें लड़ी, घबरा गया वहां पर, बात आगे बढ़ी। अच्छा, गजब गजब, हम नहीं जानते थे। एक इधर देखो, यन अपान बी कहते क्या है, सी, तो इसी से हम लिख सकते हैं सी एस टी। क्या लिख सकते हैं, सी एस टी, टी एस टी नहीं, सी एस टी। अथवा देखते हैं, माल, बताओ यह चीज, ये पहला चीज था, मान लो सांद्रता दिया रहता, तुम निकालना होता दाब, आराम से निकाल लेते। मान लो केस नंबर 2 होता, मैं केस बना दे रहा हूं, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है, फर्स्ट। एक केस 2 है, क्या है, केस 2, बोलो मत। मान लो हमको विलेय का निकालना होता अणु भार, क्या निकालना होता, अणु भार। बताओ क्या लिखे हो, पाई वी बराबर एन एस टी, और तुम लोग एन बराबर भी पढ़े हो, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का। 10-15 बार लिखवा चुका हूं, ठीक ठीक, यानी विलेय का भार छोटकुआ डब्ल्यू से कम होता ना, विलेय का अणु भार छोटकुआ एम से, यस टी। मान लो हमको निकालना एम का मान, एम यानी विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, तो क्या हो जाएगा, हे सब एक बिरादरी के ऊपर आई और हे में सब क्या हो जाएंगे नीचे, तो आ गया यम विलेय बराबर हो गया डब्ल्यू एस डी बटे क्या हो गया, पाई बी। अच्छा 1 मिनट, सब मतलब जान रहे हो ना, डब्ल्यू इज विलेय का भार, यस यस विलेयन नियतांक, टी परम ताप, पाई पराक्षण दाब, बड़कवा भी विलयन का, लिख दें इसको भी, थोड़ा लाख लिखवा देंगे, जगह भी नहीं है। अब देखो यहां पर यह है आदर्श, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आजकल आदर्श नहीं है, बोलो मत, आदर्श मतलब, बोलो मत, आदर्श कहने मतलब यह होता है वह समान ताप दाब, ठीक, हर परिस्थिति में क्या रहे, समान रहे। यानी अगर उसको मान लो कोई छोड़ के चला जा रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है ऐसा धरती पर, नहीं होगा, ठीक। और तुमको मारो, तुम पढ़ रहे हो, तुमको कोई एक तमाचा मार दिया, क्या तुम शांति रहोगे, नहीं। महात्मा गांधी जी भी थे, लेकिन महात्मा गांधी कभी कभार क्या होते थे, गुस्सा में आते थे, तो वो भी आदर्श व्यक्ति नहीं कहे गए। यानी धरती पर कोई भी आदर्श व्यक्ति, राम भगवान को आदर्श नहीं बोला गया था, क्या बोला गया था, पुरुषोत्तम राम बोला गया था, आदर्श नहीं बोला गया। आदर्श क्या होता है, यानी हर परिस्थिति में चाहे दबाव डाला जाए, चाहे उनको गरियाया जाए, चाहे मारा जाए, चाहे पीटा जाए, तो उनको कुछ बोले ना, ऐसा धरती पर
कोई चीज है नहीं, हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। आदर्श कहने मतलब तो अपने भाषा समझो, साइंस भाषा में, साइंस की भाषा में आदर्श कहने मतलब ही है आज तक धरती पर, आज तक पृथ्वी पर ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी हो जो 100% इफिशियंसी के साथ काम करे। क्षमता 100% क्षमता के साथ क्या करे, काम। ये बताओ, तुम लोग जाके पेट्रोल टंकी पर 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हो या डीजल भरवा, मान लो कहीं ले गए, जब तुम उसको मान लो किसी स्थान पर गाड़ी में डाल रहे हो, अब क्या होता हो, क्या मान लो उसका माइलेज है 10 किलोमीटर, क्या वो तेल क्या 10 किलोमीटर देता है? कभी नहीं देगा, उससे कम देगा। यानी उसकी एफिशिएंसी 100% कभी धरती की कोई मशीन आता ऐसी बनी नहीं जिसका एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो। साला 99.99% हो सकता है, ये 100% नहीं होगा। और 100% हो गया इसे क्या बोल देंगे, आदर्श। ये साइंस की भाषा में था। तो आया समझ में? ये है इस समीकरण हम लोग, 1 मिनट, ये तो मैं लिखवा नहीं किया, इसी समीकरण को हम लोग कहते क्या है, वांट हाफ का। यही है वांट हाफ समीकरण। बताओ सही सही समझ में आए, ऊपर ऊपर समझ में, सही बताना, दिल से बताना। आ गया ना? उतारो फटाक से।